आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं की प्रश्नमाला 2.1 का पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा। ये 3 प्रश्न करेंगे। 4 और 5वां प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। वो यूक्लिड विभाजन विधि के आधार पर में से निकाल रहे थे चौथा और 5वें सवाल में। और पहले, दूसरे और तीसरे में अपन धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग, घनों के रूप और विषम धनात्मक रूपों के बारे में अपन ये तीनों सवालों में पढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे इन तीनों सवालों को। तो पहला सवाल है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम ये मान लेंगे कि माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तब विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 4m + 1 या 4m + 3 के रूप का होता है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक या तो 4m + 1 या 4m + 3 के रूप का होता है। तो अब हम इन दोनों रूपों का वर्ग करेंगे और वर्ग इस रूप को प्राप्त कर लेता है। इन धनात्मक संख्याओं के दोनों पूर्णांकों को जब अपन वर्ग करके और ये रूप प्राप्त कर लेंगे तो ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो पहली संख्या है कि a बराबर 4m + 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। यानी जो विषम धनात्मक पूर्णांक आपने ये दो रखे, इन धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करना है अपने को, और वर्ग करने के बाद में ये रूप प्राप्त करना है। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 4m + 1 का होल स्क्वायर। अब a + b सर्वसम्मिका से a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये सर्वसम्मिका होती है बीजगणित में, a + b का होल स्क्वायर बराबर ये। तो इस सर्वसम्मिका का यहाँ प्रयोग करो। तो पहले पद का वर्ग तो 16m²। जब 4m का वर्ग करेंगे तो 16m² प्राप्त होगा प्लस 2ab, यानी पहला पद इंटू दूसरा पद, तो दोनों पदों का गुणा 4m × 1 तो 4m आएगा। और 4m को जब हम दुगुना करेंगे तो 8m प्लस 1 का वर्ग यानी दूसरे पद का वर्ग, तो यहाँ है दूसरा पद 1, तो 1 का वर्ग 1। अब इन दो पदों में 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लो, पीछे बचेंगे 2m² + m
प्लस 1। ये कॉमन आपने इन दो पदों का लिया है, तो इन दो पदों में 8 कॉमन आ गया, और पीछे जैसे कॉमन का अर्थ है कि इन दोनों का में से, तो 8 का भाग 16 में 2 बार गया, 8 का भाग 8 में 1 बार गया, तो ये आ गया आपके 8 कोष्टक 2m² प्लस m प्लस ये 1। अब ये जो दोनों m है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांकों का फल भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। प्रश्न में कह रहा है कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जो ये फल आएगा वो भी धनात्मक पूर्णांक, q भी धनात्मक पूर्णांक, तो इसके मान को q के बराबर रखने पर तो अपन लिख देंगे 2m² प्लस m बराबर माना q। तो अब इसकी जगह अपन q को प्रतिस्थापित कर देंगे, तो 8q प्लस 1। अब लो दूसरा ये विषम धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक है 4m प्लस 3 वर्ग करने पर, तो a² 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका यहाँ प्रयोग करें, तो पहले पद का वर्ग करेंगे 4m का, तो 16m² प्लस इन दोनों पदों का गुणा करो और फिर दुगुना कर लो, तो 4 3 12 12 दूना 24m प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो 3 3 की 9। अब इस 9 को दो भाग हम कर सकते हैं अपन, 8 प्लस 1, तो 16m² प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1। 9 को 8 प्लस 1 के रूप में लिख दिया है, तो ये 9 ही, तो 8 को अलग लिख दिया और 1 को अलग लिख दिया। अब इन तीनों पदों में 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लो और अंदर जो बचता है उनको ही लिख दो, तो 2m² प्लस 3m प्लस 1 प्लस 1। देखो 8 इन तीनों संख्याओं का में से है, तो में से का 16 में भाग देंगे तो 2 बार, 24 में देंगे तो 3 बार, 8 में 8 का देंगे तो 1 बार, ये पीछे अंदर राशियां बच गई और ये 8 कॉमन आ गए, प्लस ये 1। अब चूंकि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये जो पूरा फल बनेगा, जब m की जगह कोई संख्या रखेंगे, कोई भी धनात्मक संख्या, तो इसका जो फल बनेगा वो भी धनात्मक पूर्णांक ही बनेगा। और प्रश्न में q को धनात्मक पूर्णांक बताया, तो इसके फल को यानी कोष्टक में जो राशि है उसको q के बराबर रखने पर, तो लिखो 2m² प्लस 3m प्लस 1 बराबर q। तो अब q को इस कोष्टक की जगह प्रतिस्थापित कर दो, तो 8q प्लस 1। तो आप देख रहे हैं दोनों बार ही जो ये विषम धनात्मक पूर्णांक था उसका वर्ग किया, तो उसमें भी यही रूप आया, और वो जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है ये, उसमें भी ये रूप आया, वर्ग का आपने वर्ग किया और वर्ग का रूप वही आया। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। और रही बात ये मानने की विषम धनात्मक की, तो यहाँ देखो कि
4m, 4m सम संख्या है, सम में एक जोड़ देवे तो ये क्या हुई, विषम ही हुई ना, तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। और 4 सम में, अब 4 से कुछ भी कोई भी संख्या से गुणा करवावे, यानी m की जगह कोई भी संख्या लेवे तो वो 4 से गुणा होगी तो फल तो सम आएगा। सम में जब 3 जोड़ेंगे तो पूरा फल क्या आएगा, विषम। तो ये दोनों संख्याएं विषम हुई नहीं हुई। तो इन दोनों विषम संख्याओं का जब आपने वर्ग निकाला यहाँ पर तो वो वर्ग ये आया, और दूसरी का वर्ग निकाला तो ये वर्ग आया आपके ये। तो दोनों बार ही रूप क्या आया, 8q + 1। तो ये सिद्ध हो गया ना भाई, दो अलग अलग दो विषम धनात्मक पूर्णांकों को, ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, दोनों का जब हमने वर्ग निकाला तो वर्ग एक ही रूप का आया, 8q + 1 और 8q + 1। तो ये सिद्ध होता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग सदैव 8q + 1 के रूप का होता है। या नीचे लिख दो आप कि अतः सिद्ध होता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया। तो ये पहला प्रश्न हो गया आपके। अब दूसरा लेते हैं। दूसरे प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, ये दूसरा प्रश्न है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी क्यूब नौ क्यू + 1 9q + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक संख्या सम और विषम दोनों ही, जबकि पहले प्रश्न में विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग की बात थी, और यहाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका घन यानी क्यूब इन तीन रूपों का होता है। दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो ये दर्शाना है इसमें अब आप मानेंगे कि माना एक माना कि a = 3m + r एक धनात्मक पूर्णांक है। ये मान लिया आपने। माना कि a यानी कोई पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक है, और कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आप ये रूप प्राप्त करते हैं नहीं करते हैं, वही तो a बराबर यानी कोई माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a = 3m + r है। अब r का मान, r कौन है, r यहाँ शेषफल है, m भागफल है, और 3 भाजक है, और ये भाज्य है। यानी इस कथन को, यानी इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप को जब अपन यहाँ इसकी विवेचना करें तो क्या सामने आता है कि 3 का भाग m में जा रहा है, m बार जा रहा है,
शेषफल r बच रहा है, इसका अर्थ ये है। तो r के संभावित मान कितने होंगे? तो r हम जानते हैं कि भाजक से छोटा होता है, तो यहाँ लिखो कि r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि शेषफल का मान भाजक के बराबर नहीं होता है, भाजक से सदैव छोटा होता है। अब इससे छोटे शेषफल, तो ये इस क्रिया में शेषफल ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये r के संभावित मान है। अब इन मानों को यानी 0 को यहाँ r की जगह रखें तो ये पूर्णांक कैसा बन जाएगा? पहला, जब हम r की जगह 0 लिखें तो यही पूर्णांक इस रूप का हो जाएगा, यानी यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो 0 के बीच में प्लस है तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता, इसलिए a बराबर 3 है। अब इसका घन करें, तो घन करें तो a क्यूब बराबर 3m का होल क्यूब। अब 3 को 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 m क्यूब। अब 27 में से 9 बाहर आते हैं नहीं आते हैं, तो लिखो 9, अंदर बचेंगे 3 m क्यूब, तो ये रूप आ गया। अब यहाँ क्या है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक यानी m की जगह कोई धनात्मक संख्या देंगे तो यहाँ जो फल बनेगा वो भी धनात्मक पूर्णांक ही बनेगा। प्रश्न में कह रहा है कि q एक पूर्णांक है, तो क्यों नहीं अपन इसको q मान लें। तो यहाँ लिखो 9q, यहाँ लिख दो कि 3m क्यूब बराबर q। अब लेते हैं कि r बराबर 1 रखने पर, जब r की जगह 1 रखेंगे तो ये पूर्णांक कैसा होगा? इस प्रकार a बराबर 3m प्लस 1, r की जगह 1 स्थापित कर दिया। अब इसका घन कीजिए यानी क्यूब, तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पर 3m प्लस 1 का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब वाली सर्वसमीका यहाँ प्रयोग करनी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3ab, 3ab, तो उसका प्रयोग करो, तो 3ab यानी पहला और दूसरे पद का गुणा, कोष्टक में लिखो a प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये सर्वसमीका होती है। तो इस सर्वसमीका का यहाँ प्रयोग करो, तो लिखो 3m का होल क्यूब, ये प्लस आ गया तो ये प्लस 3, ये 3 इंटू पहला पद 3m है, ये 3m, दूसरा पद b यानी यहाँ अपने 1 है तो गुणा 1। अब कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद, तो 3m प्लस 1। अब अपन पहुँच गए यहाँ, प्लस लिए और दूसरे पद का क्यूब, तो ये दूसरे पद का क्यूब। अब इस कथन को हल करो, तो बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 m क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 m, और ये गुणा में 1 है तो ये बार फल आया 9m इससे गुणा होगा तो 27m स्क्वायर प्लस 9m, यानी जो ये बार वाला 9 है वो इस 1 से गुणा हुआ तो 9m प्लस
1 का क्यूब 1। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों पदों में 9 कॉमन आ रहे हैं, तो ये ले लिया 9 कॉमन और अंदर 3m क्यूब प्लस यहाँ भी 3m² प्लस यहाँ m और ये प्लस 1। अब आगे तीसरी कि जब इस 2 का प्रयोग करेंगे r की जगह, तो तीसरे प्रकार का पूर्णांक कैसा बनेगा कि a बराबर 3m प्लस 2। अब दोनों पक्षों का क्यूब करने पर तो 3m प्लस 2 का होल क्यूब, वही सर्वसमी का प्रयोग करेंगे। तो लिखो 3m का क्यूब करेंगे तो लिखो 3m का होल क्यूब प्लस, अब 3 गुणा 3m गुणा 2 कोष्टक 3m प्लस दूसरा पद अपने यहाँ 2 है तो ये 2 और प्लस का ये दूसरा पद उसका क्यूब, ये लिखिए। अब इसको हल करो, तो हल करेंगे तो यहाँ आ गए 27m क्यूब प्लस 3 3 9 9 दूनी 18 18m हो गए बाहर, 18m 3m से गुणा होंगे तो 54m², तो लिखो 54m² प्लस ये 18m 2 से गुणा होंगे तो 36m प्लस 8। अब यहाँ देख रहे हैं आप तीनों पदों में, इन 3 पदों में 9 कॉमन निकल रहा है आराम से, तो लिखो 9 और अंदर 27 9 3 27 तो 3m³ प्लस 6m² यानी 9 का भाग इसमें 6 बार जा रहा, 6m² प्लस 9 चौक 36 तो ये 4m और ये 8। अब आगे कि यहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांकों का जब ये प्लस वर्ग वगैरह होकर यहाँ से फल निकलेगा तो वो फल भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। और धनात्मक पूर्णांक प्रश्न कह रहा है कि q भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह अपन q को प्रतिस्थापित कर देंगे 9q, या लिख दो आप कि 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m बराबर q। तो अब आप देख रहे हैं कि तीनों बार आपके जो ये रूप है कि इस धनात्मक पूर्णांक का क्या रूप आया 9q, इस दूसरे धनात्मक पूर्णांक का क्या रूप आया कि 9q प्लस 1, यानी यहाँ लिखो 9q प्लस 1, यानी ये q हुआ भाई m, ये भी m, ये भी m, तो ये इनका फल क्या होगा एक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक यहाँ प्रश्न में q प्रश्न की तरफ से दे रखा है कि q भी एक पूर्णांक ही है, तो मान लिया कि इसका फल q है तो ये आ गया 9q प्लस 1। और ये तीसरे धनात्मक पूर्णांक का भी जो ये रूप आया घन का वो 9q प्लस 8, तो ये सिद्ध हो गया। यहाँ लिख दो अतः सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का
घन नो क्यू या नो क्यू प्लस 1 या नो क्यू प्लस 8 के रूप का होता है। ये हुआ दूसरा प्रश्न। तो अब लो आप तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यह मानेंगे कि माना कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है माना कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 6q प्लस r। अब इसको देखो आप, ये शेषफल है, शेषफल की कितनी सीमा है, 6 से नीचे तक यानी 5 तक। तो इस r के संभावित मान जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मान r के होंगे। तो r के मान जब 0 यहाँ देंगे तो एक संख्या बन जाएगी, फिर 1 देंगे तो एक दूसरी और बनेगी, 2 को देंगे r की जगह तो तीसरी संख्या, 3 को देंगे तो एक और संख्या, फिर इस प्रकार कुल 6 पूर्णांक अपने को प्राप्त होंगे। तो लिखो, जब r बराबर 0 रखें तो ये पूर्णांक कैसा होगा कि a बराबर 6q होगा, यहाँ तो 0 होगा, 0 का आगे प्लस है इसलिए 6q पर कोई ये प्रभाव नहीं डालेगा, तो a बराबर 6q, तो ये a बराबर 6q 0 रखने पर। अब दूसरी स्थिति क्या होगी कि जब हम r बराबर 1 रखें r के स्थान पर, तो पूर्णांक कैसा होगा कि 6q प्लस 1। अब r के स्थान पर 2 रखें तो स्थिति तीसरी कि जब r बराबर 2 तो a बराबर 6q प्लस 2, r की जगह आपने 2 रख दिया, तो ये तीसरा पूर्णांक प्राप्त हो गया। जितने अपन r को यहाँ मान देंगे उतने ही नए नए धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते जाएंगे। जैसे पहला ये, फिर ये दूसरा प्राप्त हुआ, फिर ये तीसरा प्राप्त हुआ, अब चौथा प्राप्त करोगे तो आप r का मान क्या लिखोगे, जब r बराबर 3 रखें तो पूर्णांक कैसा होगा कि 6q प्लस 3, ये होगा। अब आगे पांचवा, जब r बराबर, r के स्थान पर 3 तो आपने रख दिया, अब चौथा, तो ये r का मान 4 रखें तो अपना पूर्णांक होगा 6q प्लस 4। और जब r का मान 5 रखें तो पूर्णांक कैसा होगा कि 6q प्लस 5। अब ये आपको 6 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुए।
6 रूप प्राप्त हो गए। तो 6 को आप पहले देखो कि ये पहला यहाँ क्या है 6q, तो ये सम है विषम है कि यहाँ कुछ भी रखें q की जगह, कोई भी पूर्णांक संख्या रख दें और वो 6 से गुणा होगी तो फल सम आएगा, इसलिए ये क्या हुई सम संख्या हुई। फिर वैसे भी दिख रहा है कि 6 में 2 का भाग जा रहा है, अतः यहाँ कुछ भी रखेंगे उस पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा, तो ये एक तरह की सम संख्या हुई। तो लिखो इसके आगे ये सम संख्या है। अब इसको देखो कि ये तो सम है ही, क्योंकि यहाँ 1 रखो 2 रखो 5 रखो कुछ भी रखो फल सम आएगा, और उस सम में 2 जोड़ेंगे तो भी सम ही रहेगा, तो कुल जो फल है वो भी सम ही रहेगा, ये संख्या भी सम संख्या हुई। अब इसको देखो आप 6q + 4, ये तो सम है ही। यहाँ देख लो आप, भले 1 रख दो 2 रखो q की जगह 3 दे दो 5 10 जो भी, तो इसका फल यानी वो गुणा होगी 6 से और सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या में जब 4 जोड़ेंगे तो ये भी सम ही है, तो ये पूरा फल सम ही रहेगा, अतः ये पूर्णांक भी सम है। अब इधर ये तो सम है, लेकिन इस सम में 1 जोड़ेंगे तो फल विषम बन जाएगा, तो ये विषम संख्या है। अब इसको देखो आप 6q, ये तो सम है ही, सम में विषम जोड़ेंगे तो फल विषम, और यहाँ भी विषम, कि ये भले ही सम है लेकिन सम में विषम जोड़ते हैं तो फल विषम आता है। तो अब आप देख रहे हैं कि विषम के रूप क्या क्या हुए। एक रूप तो हुआ 6q + 1, दूसरा 6q + 3, तीसरा 6q + 5, ये 3 रूप प्राप्त हुए विषम के और 3 ही सम के। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को इन 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं क्या। तो वो आपने सिद्ध कर दिया कि हाँ इन 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये तीनों सवाल हो गए आपके सिद्ध करने वाले 2.1 के, पहला दूसरा तीसरा। और अब 2.2 जब हम करेंगे उसके लिए थोड़ी पहले आप तैयारी कर लो। 2.2 के जब सवाल करेंगे तो उसमें जो जो सामग्री अपन काम में लेंगे वो थोड़ा आज अध्ययन कर लेते हैं, बाकी 2.2 कल शुरू करेंगे आगे। तो 2.2 के लिए आप पहले से थोड़े तैयार हो जाओ, उनमें जो जो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी 2.2 में वो इनकी जरूरत पड़ेगी। एक तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है, वहाँ 2.2 में प्रश्न करेंगे तब एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एक ये, और एक 2 संख्याओं के में से और ले से में संबंधों के बारे में भी जरूरत पड़ेगी। में से और ले से निकालेंगे भी अपन वहाँ पर। तो अब सबसे पहले ये जो प्रमेय है उससे परिचित होते हैं कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का मतलब कि जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है तो वो भाज्य है। अब उस भाज्य संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंडों को जब गुणनफलन के रूप में व्यक्त करेंगे
तो अभी एक उदाहरण लेके समझते हैं कि जैसे मान लो 140 लिया, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 प्राप्त हुआ। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 140 का। ये तो अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनफल फिर क्या होता है? ये क्या है? एक गुणनफलन। तो गुणनफलन होता है कि इन खंडों को, जैसे मान लो 2 और 2 एक जैसे ही खंड है, इनको शामिल कर दिया ऐसे, तो और 5 एक बार ही है तो उसको लिख दिया एक बार, इंटू 7 एक बार। ये है गुणनफलन के रूप में, गुणनफलन रूप, इसको बोलते हैं गुणनफलन रूप। ये तो बाह्य गुणनखंड और ये गुणनफलन रूप, ऐसे करते हैं। तो आपको वहाँ प्रश्न में पूछेंगे कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में लिखिए, तो आपको यही कार्य करना है। परीक्षा में भी आता है 1 नंबर का ऐसा। और फिर ये नीचे जो कथन लिख रखा है ना आधा, देखो ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो एक उदाहरण और लेते हैं इस नीचे वाली लाइन को समझने के लिए। जैसे ये तो समझ लिया गुणनफलन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ये तो अभाज्य गुणनखंड, और इन अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार लिखना गुणनफलन रूप कहलाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं जिससे ये समझेंगे, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आधा कथन इस उदाहरण से समझ लो। 8140 का उदाहरण लो और इसके अभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूँ मैं 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 13। तो ये अब यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं इस कथन को कि जो ये गुणनखंड होता है ना, ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के, ये अभाज्य गुणनखंड है इस संख्या के, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, देखो यहाँ क्रम का ध्यान नहीं रखा, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर छोटा, वैसे तो बिना, आने वाले क्रम के बिना, तो ये क्रम का ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों का क्रम महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो ये अभाज्य संख्या आती है वो अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब कि जैसे आप इसको गुणनफल फलन के रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो ऐसे करेंगे, इंटू 3 2 बार है, इंटू 5 एक बार, इंटू, अब मैं क्रम से लिख रहा हूँ 7 इंटू 13। तो अब देखो 2 कहीं और है क्या? ये गुणनफलन रूप में लिखने के बाद में 2 अब अद्वितीय हो गया ना। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक, तो ये एक ही है। 3 अब और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको कहते हैं अद्वितीय। और क्रम के बिना, क्रम भले ही मत हो लेकिन अद्वितीय होता है। कौन? गुणनफलन रूप। ऐसे यानी 2 इस रूप में एक, यहाँ एक जगह लिखा हुआ ना और कहीं नहीं है, यहाँ 2 बार 2 जगह लिखा हुआ है, इसको कहते हैं अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ये है। और थोड़ा ये नीचे वाला ये समझ लो कि किसी संख्या का कोई घात प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होना। ये क्या कि जैसे आपको एक प्रश्न दे रखा है, किताब मान लो पूछ लिया कोई प्रश्न कि क्या 6 की घात n 0 पर
समाप्त होगी। तो शून्य पर समाप्त होना मतलब क्या कि जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये तो 6 है, 6 को आप घात देवें 2, 6 को घात 2 दी तो फल क्या आया 36। तो ये अंत में संख्या क्या आई 6। यहाँ घात का ये प्रयोग करने के बाद में यहाँ शून्य आवे जिस संख्या में, उसको कहते हैं शून्य पर समाप्त होना। कैसे? तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस n की जगह कोई प्राकृत संख्या रखें 1 2 3 कुछ भी और फिर इसका फल निकालें तो वो शून्य पर समाप्त होगा क्या कभी? तो ऐसे तो घातें लिख लिख कर तो आप पता कब तक करेंगे? तो एक नियम है कि यदि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, यदि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें और उस गुणनखंड में और उनमें मतलब उन गुणनखंडों में 2 तथा 5 हो तो वे शून्य पर समाप्त होती है। ये तो अब 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 बराबर 2 × 3। इन अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया ना, अतः 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो, उन अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अतः 6 की घात n कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ 5 नहीं है, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये है, तो ये शून्य पर समाप्त होना संख्या का आप पता करें कैसे करेंगे कि उनके अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 प्राप्त हो जावे तो आप कह देंगे ये शून्य पर समाप्त होगी। अब अंत में है कि 2 संख्याओं के में से और ले से में संबंध। तो माना 2 संख्याएं A तथा B है। अब संबंध क्या है? संबंध है दोनों संख्याओं का में से और ले से का गुणनफलन। दोनों संख्याओं का जो में से और ले से निकालते हैं उनका गुणा बराबर होता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणा के।